Assalamu alaikum students. In the last lecture we have studied about monopolistic competition, acharadharana muqabla. We have discussed important features and equilibrium conditions of monopolistic competition. Today in this lecture, first of all we will review these features, equilibrium conditions of monopolistic competition, and then we will study how a monopolistic competitive firm gets equilibrium in the short run and in the long run. What is the monopolistic competition? As we have studied earlier, monopolistic competition is a type of imperfect competition such that many producers sell products that are differentiated from one another and hence are not perfect substitute. They are just close substitute, not the perfect one. Barriers to entry and exit in a monopolistic competitive industry are low, and the decisions of any one firm do not directly affect those of its competitors. As the important features of monopolistic competitions are concerned, there are large number of firms, free entry and exit, some control over price, heavy expenditures on advertisement and other selling cost, product variation, product differentiation. There are some important features of monopolistic competition. We have studied all these features of monopolistic competition in detail in the last lecture. Now here we just review these features. Monopolistic competition is characterized by large number of sellers, product differentiation, and the commodities produced by the different firms are the close substitute. They are not only the economic substitute but they also the technical substitute of each other, and the firms have some control on prices, and while deciding about the price charged and about the quantity produced, they consider the policies of the other firms. गोया अचारादाराना मुकाबला की जो इम्पोर्टेंट खसूसियात हैं उनमें ये कि फरोख्तकारों खरीदारों की एक बड़ी तादाद होती है। ना तो ये मोनोपोली की तरह सिर्फ एक होती है और ना ही जो है वो ये मुकम्मल मुकाबले की तरह बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, बल्कि इनमें अचारादारों की एक बड़ी तादाद शामिल होती है और जो कमोडिटीज़ वो सेल कर रहे होते हैं वो इम्तियाज़ शुदा शय होती है। इम्तियाज़ शुदा शय से मुराद है कि उन्होंने अपनी कमोडिटी को दूसरे जो अशिया है उनसे मुख्तलिफ लिहाज से जो है उनको डिस्क्रिमिनेट कर रखा होता है, जैसे कि शय का रंग, साइज, उसकी पैकिंग। फिर ये कि कमोडिटीज एक दूसरे का मुकम्मल सब्स्टिट्यूट नहीं होती, करीमी नेमल बदल होती हैं, माशी नेमल बदल भी है, तकनीकी नेमल बदल भी है। तकनीकी नेमल बदल या टेक्निकल सब्स्टिट्यूट से मुराद है कि वो शय वो कमोडिटीज हमारी एक ही ज़रूरत को पूरा करती हैं, जबकि इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट से मुराद ये है कि वो उनकी कीमत भी जो है वो तकरीबन मिलती जुलती ही है। और ये कि चूंकि चीज़ें वो इम्तियाज़शुदा शय जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उस शय की कीमत को तय करने पर कुछ हद तक इख्तियार हासिल होता है, उनका इख्तियार लिमिटेड होता है। और जाहिर है कि वो शय की कीमत और पैदावार को तय करते वक्त दूसरे फर्मों की हिकमत अमली को सामने रखती हैं, उनकी चार्ज करदा प्राइसेस और उसके अलावा उनकी जो पैदा करदा मिकदार है उन दोनों को सामने रखते हुए वो अपनी शय की कीमत और मिकदार का फैसला करती हैं। ये सब की सब खसूसियात हमने इन डिटेल पिछले लेक्चर में स्टडी की थी। अगर आपको इनमें से कोई भी खसूसियत समझने में मुश्किल हो तो आप पिछले लेक्चर को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ जस्ट हम उनका एक ब्रीफ सा। इसके अलावा अचारादाराना मुकाबला की जो दूसरी खसूसियात हैं उसमें चैम्बरलिन में जो है एक ही शय को पैदा करने वाली बहुत सारी फर्मों का जो ग्रुप है उसको इंडस्ट्री के बजाय जो है वो प्रोडक्ट ग्रुप का नाम दिया है। इसके अलावा शय की तलब, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शय की तलब सिर्फ कीमत से मुतासिर नहीं होती, बल्कि शय की जितने भी डिस्क्रिमिनेटिंग जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उसकी पैकिंग, उसका रंग, साइज और उसके साथ जितनी भी सेलिंग एक्टिविटीज अटैच होती हैं, जैसे कि सेलर्स का एटीट्यूड या उसके साथ
जो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव सी जो है वो स्कीम्स अटैच की जाती हैं, ये सब की सब भी सार्फिन की तलब को मुतासिर करती हैं। इसके अलावा औस वसूली, मुख्ततिम वसूली और तलब का खत, ये सब का सब जो है वो मनफी रुझान का हामिल होता है, नेगेटिवली स्ट्रोक्ड होता है। इसकी रीजन भी हमने इन डिटेल जो है वो पिछले लेक्चर में देखी। और इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव फर्म है, जो इजारा दाराना मुकाबला की फर्म है, उसका खत तलब जो है वो निस्बतन ज्यादा लचकदार होता है। ना तो ये मुकम्मल मुकाबले की तरह बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक होता है और ना ही जो है ये मोनोपोली की तरह जो है वो कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक होता है, बल्कि ये कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक जो है वो डिमांड कर्व है, गोया कि इन दोनों इंतहाओं के दरमियान में पाया जाता है। इसके अलावा इजारा दाराना फर्म को ना सिर्फ जो है प्रोडक्टिव कॉस्ट का सामना है, बल्कि इसके अलावा सेलिंग कॉस्ट का भी सामना है। गोया पैदावारी मसारिफ का भी सामना है, फरोख्तकारी मसारिफ का सामना भी है। पैदावारी मसारिफ जैसे कि शेयर को पैदा करने के लिए इसको जमीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्च करना पड़ रहा है वो उसकी पैदावारी मसारिफ कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा जब शेयर प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर उसकी सेलिंग कॉस्ट, उसको फरोख्त करने के मसारिफ का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना और उसके अलावा जो है उस कमोडिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ जो है वो ऐसी अट्रैक्टिव सी स्कीम्स भी उसके साथ जो है वो अटैच करना, ये सारे के सारे फरोख्तकारी जो है वो मसारिफ कहलाते हैं। और ये इसलिए बर्दाश्त करने पड़ते हैं क्योंकि इजारा दाराना फर्म एक ऐसी शय पैदा कर रही होती है जो कि बहुत सारी दूसरी फर्मों का जो है वो क्लोज सब्सिट्यूट होती है, इसलिए अपनी शय को अवाम में मकबूल बनाने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना पड़ता है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस भी हमने पिछले लेक्चर में स्टडी की, यहाँ हम जस्ट उनका एक ब्रीफ सा रिव्यू लेंगे। इजारा दाराना फर्म या मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव फर्म उस वक्त जो है वो तवाज़ुन हासिल करती है जब उसकी मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट के बराबर हो, और ये जो है वो जरूरी शर्त है, ये तसल्ली बख्श शर्त नहीं है। उसका इक्विलिब्रियम जो है वो उस वक्त कन्फर्म हो जाएगा जब slope of margin revenue, slope of margin cost is greater than the slope of margin revenue. You may say that the curve of the margin cost cuts the curve of margin revenue from the below. गोया कि जहाँ मुख्ततिम वसूली मुख्ततिम मसारिफ के बराबर हो, ये हमारी ज़रूरी शर्त है। और इसके अलावा जो सफिशिएंट कंडीशन या तसल्ली बख्श शर्त ये है कि मुख्ततिम मसारिफ का जो झुकाव है वो मुख्ततिम वसूली के झुकाव से ज्यादा होनी चाहिए। जिस पॉइंट पर भी ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो पूरी हो जाती हैं वो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव फर्म के लिए इजारा दाराना फर्म का नुक्ते तवाज़ुन कहलाता है, इक्विलिब्रियम। जी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हम यहाँ इजारा दाराना फर्म का जो तवाज़ुन है वो शॉर्ट रन के अंदर भी देखेंगे और लॉन्ग रन में भी। So first of all, short run equilibrium of firm under monopolistic competition, अरसे कलील में इजारा दाराना फर्म का तवाज़ुन। There are different possibility of firm's equilibrium: abnormal profit, normal profit and minimization of losses. गोया अरसे कलील में इजारा दाराना मुकाबला के तहत फर्म के तवाज़ुन की जो है वो 3 सूरतें हो सकती हैं। ये भी मुमकिन है कि फर्म ज़ायद अज़ मेयार मुनाफा हासिल करे, और ये भी मुमकिन है कि फर्म जस्ट जो है वो मेयारी मुनाफा, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हो, या ये भी है कि फर्म को जो है वो लॉस का सामना हो और फर्म अपने नुकसान को कम अज कम करके जो है तवाज़ुन हासिल करे। क्योंकि जब फर्म को लॉस हो रहा होता है तो जब फर्म अपने लॉस को कम अज कम करने में कामयाब हो जाती है, यानी अपने लॉस को मिनिमम करने में कामयाब हो जाती है, तो दर हकीकत में वही फर्म को इक्विलिब्रियम हासिल होता है। हम इन तीनों सूरतों को हम वन बाय वन जो है वो अब यहाँ एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द केस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये हम देख रहे हैं कि फर्म जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है। एबनॉर्मल प्रॉफिट फर्म उस वक्त अर्न करती है जबकि वो फर्म की जबकि वो अपनी पैदा करदा शय की एक ऐसी कीमत चार्ज कर रही होती है जो कि उसकी एवरेज कॉस्ट से जो है वो ज्यादा होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम 3 फैक्टर्स जो हैं, 3 वेरिएबल जो हैं वो मेजर कर रहे हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्राइस। ये 3 फैक्टर जो हैं वो हम वाई एक्सिस पर मेजर करेंगे
और एक्स एक्सिस पर हम एक जो है वो वेरिएबल मेजर कर रहे हैं और वो है क्वांटिटी। ये हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट का खत है और ये मार्जिन कॉस्ट का खत है। आप देख सकते हैं कि दोनों खत जो हैं वो यू शेप्ड खत हैं और ये खत जो है ये हमारी ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा मार्जिन कॉस्ट का खत और ये हमारा मार्जिन रेवेन्यू का कर्व और ये हमारा जो है वो एवरेज रेवेन्यू का कर्व। दोनों कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इन डिटेल स्टडी किया था कि मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व्स तीनों कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होते हैं। आप वहां से इसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं। मार्जिन रेवेन्यू का कर्व भी नेगेटिवली स्लोप्ड है और ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व भी नेगेटिवली स्लोप्ड है। एवरेज रेवेन्यू का कर्व हम जानते हैं कि बैक वक्त फर्म का डिमांड कर्व भी होता है, चुनांचे आप देख रहे हैं कि फर्म का डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, फर्म को इक्विलिब्रियम वहां पे हासिल होगा जहां उसकी नेसेसरी कंडीशन जो है वो पूरी हो। फर्म की नेसेसरी कंडीशन पॉइंट ए पर जो है वो पूरी हो रही है क्योंकि यहाँ पर उसका मार्जिन कॉस्ट का कर्व मार्जिन रेवेन्यू के कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। गोया हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है, ये जो कि नेसेसरी कंडीशन कहलाती है, वो यहाँ पर पूरी हो रही है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर नीचे गिराएंगे। फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, फर्म ओ क्यू स्टार जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। ओ क्यू स्टार जो है वो फर्म की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है यानी तवाज़नी पैदावार है। अब हम जानना चाहते हैं कि फर्म जो है उसके ऑस जो है वो मुसारफ कितने हैं यानी एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है। तो हम इसी को ऊपर इस परपेंडिकुलर को ऊपर टोटल हम इसी परपेंडिकुलर को इक्विलिब्रियम पॉइंट से एवरेज टोटल कॉस्ट के कर्व तक बढ़ाएंगे। जी ये है एवरेज टोटल कॉस्ट का खत। गोया फर्म की जो है वो टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है। जब फर्म ओ क्यू स्टेरिक प्रोड्यूस कर रही है तो फर्म की एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो इस लाइन के जो है वो बराबर है। अब हम ये देखने जाएंगे कि फर्म की जो है वो एवरेज रेवेन्यू या प्राइस कितनी है। तो हम इसी परपेंडिकुलर को जो है वो प्राइस के एक्सिस या एवरेज रेवेन्यू के कर्व तक जो है वो बढ़ाएंगे और ये पॉइंट बी पर जो है वो डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू के कर्व को जो है वो टच करता है। हम देख रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो बी क्यू स्टेरिक है। एवरेज रेवेन्यू बी क्यू स्टेरिक यकीनन ज्यादा है एवरेज टोटल कॉस्ट से। गोया एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से जो है वो एवरेज रेवेन्यू की निस्बत जो है वो कम है। इसका मतलब है कि फर्म को इतना जो है वो हर कमोडिटी पर जो है वो प्रॉफिट हासिल हो रहा है और टोटल फर्म का जो प्रॉफिट है वो इस शेडेड एरिया के जो है वो बराबर है। गोया यहाँ फर्म जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है यानी जायद अज़-मियार प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है। आपने इस कर्व में देखा होगा कि हमारी मार्जिन कॉस्ट जो है वो मार्जिन रेवेन्यू के बराबर है, लेकिन हमारी जो मार्जिन रेवेन्यू है वो हमारी एवरेज रेवेन्यू की निस्बत जो है वो कम है। और अगर हम एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को जो है वो कंपेयर करें तो हमारी एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट जो है वो कम है। वो यहाँ फर्म को जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हासिल हो रहा है। ये कुछ सूरत हाल है जबकि फर्म जो है वो जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है। मियारी मुनाफा, जैसे इसके तहत हम देखते हैं कि यहाँ हम वाई एक्सिस पर हम प्राइस रेवेन्यू एंड कॉस्ट जो है वो मेजर करें और एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है वो मेजर कर रहे हैं। मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के कर्व हस्बे मामूल जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है और यहाँ जो है वो एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है वो बैक वक्त फर्म के डिमांड कर्व को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इस कर्व में और पिछले कर्व में जो है वो एक वाज़ेह फर्क क्या है कि यहाँ एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू के कर्व पर कोइंसाइड कर रहा है, जबकि पिछले कर्व में जो है वो एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू के कर्व से नीचे मौजूद था, यहाँ मौजूद था, जिसके नतीजे में फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट हासिल हो रहा था। लेकिन यहाँ फर्म जो है उसका एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू के कॉस्ट के कर्व पर मुंतबिक है, उस पर कोइंसाइड कर रहा है। अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देखें तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन नेसेसरी कंडीशन मार्जिन रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट। मार्जिन रेवेन्यू का कर्व मार्जिन कॉस्ट कर्व के बराबर है एट द पॉइंट ई। ई जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है क्योंकि इस पर मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट के बराबर है।
यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो फर्म OQ प्रोड्यूस कर रही है। और यहाँ अगर आप देखें कि फर्म की एवरेज रेवेन्यू और जो है वो एवरेज कॉस्ट कितनी है, तो यहीं से Q से आप परपेंडिकुलर जो है वो ऊपर को लेके जाएंगे। आप देख लें कि फर्म की एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों कर्व्स क्या हैं, दोनों जो हैं वो एक ही पॉइंट पर मौजूद हैं। गोया अगर फर्म OQ प्रोड्यूस करती है तो फर्म की एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम है, बराबर हैं। गोया हम कह सकते हैं कि फर्म यहाँ सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। और फर्म प्राइस क्या चार्ज कर रही है, OP प्राइस चार्ज कर रही है, जो कि एवरेज कॉस्ट के बराबर है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। ये देखिए OP प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। और यहाँ फर्म जो है वो जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्योंकि फर्म की यहाँ टोटल रेवेन्यू भी जो है वो इस एरिया के बराबर है, टोटल रेवेन्यू भी जो है वो इस एरिया के बराबर है, और फर्म की जो है वो टोटल कॉस्ट भी इस एरिया के बराबर है। गोया यहाँ फर्म की टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, तो फर्म जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर है, वेयर इज द एलिमेंट ऑफ द प्रॉफिट। तो हम जानते ही हैं, हमने इसको बारहा स्टडी किया कि जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट, एक नॉर्मल रेंज ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमेशा फर्म की जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका हिस्सा है। गोया यहाँ टोटल कॉस्ट में जहाँ जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रेमुनरेशंस वगैरह शामिल हैं, वहाँ एक जो फैक्टर शामिल है वो एंटरप्रेन्योर का नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट भी जो है वो शामिल है, और ये फिक्स्ड कॉस्ट में जो है वो शामिल होता है। जब फर्म की टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है तो वहां पर फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, जो कि उसकी टोटल कॉस्ट के एक हिस्से यानी फिक्स्ड कॉस्ट में शामिल होता है। तो गोया ये साबित हुआ कि मोनोपोलिस्टिक जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म है वो शॉर्ट रन में न सिर्फ जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फर्म जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। और ये ज्यादातर उस वक्त होता है कि जब शेयर की कीमत जो है वो जस्ट इतनी सी होती है कि वो बामुश्किल अपनी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पूरी कर पाती है। स्टूडेंट ये है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये नुकसान को जो है वो कम से कम करना जी, ये भी मुमकिन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें अगरचे चंद इजारादार ही होते हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि कुछ सूरत हाल या हालात उस नहज पर ढल जाएं कि फर्म को जो है वो नुकसान का सामना करना पड़े। चौथी, जब फर्म को नुकसान का सामना करना पड़ता है तो फर्म कोशिश करती है कि अपने लॉस को मिनिमम कर ले। जब फर्म अपने लॉस को मिनिमम करने में कामयाब हो जाती है तो दर हकीकत में वहां फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है। फर्म को नुकसान का सामना क्यों करना पड़ता है, बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। गोया यहाँ जो है शेयर की जो है वो कीमत इतनी कम होती है कि फर्म की सारी जो है वो कॉस्ट पूरी नहीं हो पाती, यानी या तो फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ हिस्सा या वेरिएबल कॉस्ट का कुछ हिस्सा जो है वो अनमेट रह जाता है, वो उसको पूरा जो है वो नहीं कर पाती। ज्यादातर फर्म की कोशिश होती है कि वो अपनी सारी वेरिएबल कॉस्ट को पूरा कर ले, लेकिन उसकी फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ हिस्सा जो है वो पूरा होने से जो है वो रह जाता है, जो कि उसको अपने फंड से पूरा करना पड़ता है। नतीजतन फर्म को लॉस का सामना करना पड़ता है। गोया यहाँ ये बात तय पाई कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी एक इजारादाराना फर्म को अगरचे उसको बहुत हद तक अपनी शेयर की कीमत और पैदावार की तयन पर जो है वो कंट्रोल हासिल है। अगरचे बहुत सारी फर्म्स नहीं है जो कि शेयर को पैदा कर रही हैं, हर फर्म को कुछ हद तक जो है वो मोनोपोलिस्टिक राइट्स जो है वो हासिल हैं, उसको कुछ हद तक मोनोपोली पावर भी हासिल है, लेकिन इसके बावजूद ऐन मुमकिन है कि वो शॉर्ट रन में जो है वो उसको नुकसान का भी जो है वो सामना करना पड़े। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पर जो है वो प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो मेजर की है, और एक्स एक्सिस पर जो है वो हमने क्वांटिटी मेजर की है। मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट के कर्व जो है वो यू शेप्ड हैं। फर्म की इक्विलिब्रियम कंडीशन इस पॉइंट पर पूरी हो रही है जहां फर्म की मार्जिन रेवेन्यू जो है वो मार्जिन कॉस्ट के जो है वो बराबर है। ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर हम देखें तो फर्म जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, फर्म जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। अब फर्म आप देख रहे हैं कि यहाँ फर्म का जो है
एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो है उसके एवरेज रेवेन्यू कर्व से जो है वो ऊपर वाक़ है। एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो है उसके एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट के कर्व से ऊपर वाक़ है। एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है ये शो कर रहा है कि फर्म को जो है शेयर को पैदा करने के लिए सिलसिले में फर्म को बहुत ज़्यादा कॉस्ट का जो है वो सामना है और मार्केट में शेयर की जो कीमत प्रिवेल कर रही है वो इतनी कम है कि उसकी सारी की सारी जो है वो कॉस्ट इस कीमत से जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। चुनांचे फर्म की एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। इस एरिया के बराबर जो है वो पर कमोडिटी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। चुनांचे अगर ऐसी सूरत हाल में उसका हम लॉस जो है वो कैलकुलेट करना चाहें तो ये शेडेड एरिया जो है इसके लॉस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। गोया उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी है, जबकि उसकी जो टोटल रेवेन्यू का एरिया है वो इस एरिया के जो है वो बराबर है और ये जो शेडेड एरिया है इतना ज़्यादा उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है। गोया कि ये एरिया जो है वो लॉस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। चुनांचे इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव फर्म इजारादाराना जो फर्म है उसको जो है वो शॉर्ट रन में जो है वो नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। Now student, here is the longer equilibrium of the firm under monopolistic competition. अरसे तवील में इजारादाराना फर्म का तवाज़ुन। इजारादाराना मुकाबला के तहत फर्म जो है जब अरसे तवील में जो है वो तवाज़ुन हासिल करती है तो ज़रूरी नहीं कि वो मुकम्मल मुकाबले की तरह सिर्फ और सिर्फ जो है वो जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। हमने परफेक्ट कंपटीशन या मुकम्मल मुकाबला के तहत देखा कि अरसे तवील में फर्म के तवाज़ुन की सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही सूरत हाल है जिसके तहत फर्म सिर्फ और सिर्फ जो है वो मयारी मुनाफा हासिल कर सकती है। इसको आप इन डिटेल जो है वो जाकर परफेक्ट कंपटीशन के जो है वो चैप्टर में देख भी सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे हमने वजह ये देखी थी कि अगर फर्म जो है अरसा तवील में भी जो है मुकम्मल मुकाबला के तहत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं, ज़ायद अज़ मेयार या एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, तो कुछ दूसरी फर्म जो कि उस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होती वो इस इंडस्ट्री में शामिल हो जाती हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, वो उस प्रॉफिट को शेयर कर लेती है, नतीजतन एबनॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल में बदल जाता है। और इसी तरह कोई फर्म जो है वो लॉस भी नहीं उठा सकती, क्योंकि हमने इसमें देखा था कि वो बहुत सारी फर्म जो हैं कारोबार को छोड़ जाती हैं, नतीजतन जो है वो सप्लाई कम हो जाती है और प्रॉफिट लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब इसी तरह जो है हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है वो सूरत हाल ऐसी नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इन दी लॉन्ग रन एक फर्म ना सिर्फ जो है वो ज़ायद अज़ मेयार मुनाफा अर्न कर सकती है, जैसे जो कि परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल नहीं था। अब अरसे तवील में इजारादाराना फर्म ना सिर्फ मयारी मुनाफा कमाती है, ना सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, बल्कि इसके साथ साथ ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि फर्म जो है अरसे तवील लॉन्ग रन में भी जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो मुसलसल अर्न कर सके। ये जो हमने पहला ग्राफ बनाया है ये जो है वो जस्ट शो कर रहा है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इट इज द सिचुएशन ऑफ द जस्ट firm is or earning the normal profit. Here is the on y-axis we measure price, cost and revenue, and y-axis on x-axis we measure the output. Average revenue and margin revenue curves are the traditionally are the negatively sloped, and the LAC curve, long run average cost curve, and the long run margin cost curve, both are the U-shaped curve. Firms gets the equilibrium at the point I. Here the margin revenue curve is equal to the long run margin cost curve. यहाँ अरसा तवील के जो मुख्ततिम मसारफ का खत है वो मुख्ततिम वसूली के खत के जो है वो बराबर है पॉइंट आई पर। चुनांचे ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करेंगे। हमने एक मूव जो है वो पैदावार के एक्सिस पर गिराया तो हमें पता चला कि फर्म प्रोड्यूस कर रही है OM। अब फर्म इस पर OM प्रोड्यूस कर रही है। फर्म की जो है हम जानना चाहेंगे कि फर्म की जो है वो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कितनी है। ये परपेंडिकुलर जो है वो हम एवरेज कॉस्ट की और एवरेज रेवेन्यू के कर्व की तरफ बढ़ाएंगे। पॉइंट E पर जो है
ये परपेंडिकुलर जाकर जो है वो दोनों खत को जो है वो टच करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्म की जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है और एवरेज रेवेन्यू है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं ईएम के। गोया फर्म की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व अरसे तवील के औसत मसारफ भी ईएम है और फर्म की जो है वो एवरेज रेवेन्यू औसत वसूली भी जो है वो ईएम है, दोनों बराबर हैं। गोया हर शय की पैदावार पर हासिल होने वाले औसत मसारिफ और उस पर हासिल होने वाली वसूली दोनों जो है वो बराबर हैं और फर्म जो है वो जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है। यहाँ पे फर्म को जो है वो कतन एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हासिल नहीं हो रहा। जबकि ये दूसरी सिचुएशन, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ फर्म जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है, क्योंकि यहाँ फर्म का LAC कर्व AR कर्व से नीचे वाक़ है। आप वाज़ेह तौर पे फर्क देख रहे हैं कि जहाँ नॉर्मल प्रॉफिट है वहाँ फर्म का LAC कर्व जो है वो AR कर्व के जो है वो बिल्कुल इस E पॉइंट पर जो है वो बराबर है। गोया AR पॉइंट जो है वो LAC पॉइंट का जो है वो टेंजेंट बन जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ LAC कर्व जो है वो AR कर्व से जो है वो नीचे वाक़ है। गोया फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो उसकी एवरेज रेवेन्यू से जो है वो कम है और यहाँ एबनॉर्मल प्रॉफिट का एलिमेंट जो है वो मौजूद है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं ई पर ही है, आई पर है, जहाँ के मार्जिन रेवेन्यू का कर्व मार्जिन कॉस्ट कर्व के जो है वो बराबर है। यहाँ सफिशिएंट और नेसेसरी दोनों कंडीशन जो है वो पूरी हो रही हैं। नेसेसरी कंडीशन मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, और सफिशिएंट कंडीशन द स्लोप ऑफ द लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट कर्व इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ द मार्जिन रेवेन्यू। हम जानते हैं मार्जिन रेवेन्यू की स्लोप नेगेटिव है, जबकि लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट कर्व की जो स्लोप है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव स्लोप इज ग्रेटर देन द नेगेटिव स्लोप, और आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट कर्व कट्स द मार्जिन रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो, वो उसको नीचे से जो है वो कता कर रहा है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्म की जो है वो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू क्या है। इसी परपेंडिकुलर अमूद को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये अमूद जो है वो एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को पॉइंट के पर जो है वो कट कर रहा है। तो गोया KM क्या है स्टूडेंट्स, KM जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, यानी अरसे तवील के औसत मसारिफ कितने, शय को पैदा करने के औसत मसारिफ है KM औसत मसारिफ है। जबकि जो है वो एवरेज रेवेन्यू कितनी है, एवरेज रेवेन्यू है EM। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि शय को फरोख्त करके हासिल होने वाली जो औसत वसूली है एवरेज रेवेन्यू है वो कितनी है, वो EM है। जबकि शय को पैदा करने पर जो औसत मसारिफ आए हैं वो KM है। गोया EK के बराबर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट में डिफरेंस पाया जाता है, और EK के बराबर हमारा जो है वो एवरेज प्रॉफिट है, यानी एक शय को बाजार में फरोख्त करके जो हमें एवरेज प्रॉफिट हासिल हो रहा है वो EK के बराबर है। यहाँ फर्म जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है। गोया इससे ये साबित हुआ कि अरसे तवील में जो है ना इजारादाराना फर्म्स न सिर्फ ये कि मेयारी मुनाफा कमाती है, बल्कि उसके लिए मुमकिन होता है कि वो मुसलसल एक ऐसी प्राइस जो है वो चार्ज करती रहे जिसकी मदद से न सिर्फ उसके सारे के सारे मसारिफ पूरे हो सके, बल्कि वो कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सके। उसकी वजह ये होती है कि फर्म्स में जो है आजादाना जो है वो दाखिला मुमकिन तो होता है, लेकिन खुद फर्म्स ने उस पर बहुत सारी जो है ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करके बैरियर्स क्रिएट कर रखी होती हैं, जिसकी वजह से फर्म जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती है। वो इसलिए भी एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है कि वो अपनी कमोडिटी को जो है वो दूसरों से डिफरेंशिएट करके, दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव शो करके उसकी ज्यादा कीमत जो है वो चार्ज कर सकती है। चुनांचे वो इतनी कीमत चार्ज करने की पोजीशन में होती है कि जिससे ना सिर्फ उसकी सारी की सारी जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट और सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो सके, बल्कि वो कुछ जो है वो प्रॉफिट भी जो है वो अर्न कर सके। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के तहत जो है वो फर्म का इक्विलिब्रियम का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको इस सिलसिले में किसी भी किस्म के कुछ कंसेप्ट समझने में मुश्किल का सामना हो तो आप अपनी गूगल क्लासरूम में इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम सारे के सारे पॉइंट्स जो है वहाँ इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे।